आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी शख्सियत की बायोग्राफी लेकर आया हूँ जिसे दुनिया एवरग्रीन के नाम से जानती है। जी हाँ दोस्तों, ये वही बच्चा है जिसके जेब में महज 30 रुपए थे और सपने इतने लंबे थे कि जिसका अंदाज़ा लगा पाना बेहद मुश्किल है। उस दौर में वो बच्चा कहता है कि मैं मरकर भी ज़िंदा रहूँगा, लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। तो आइए जानते हैं इस एवरग्रीन की पूरी कहानी। पंजाब की खुशबूदार मिट्टी में पैदा होने वाला एक आम सा बच्चा, जिसके ख्वाब किसी गांव की कच्ची सड़कों पर नहीं बल्कि फिल्मी पर्दों के रोशन पर्दों पर झिलमिलाते थे, वही बच्चा आगे चलकर हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा स्टार कहलाया। ये बच्चा था धर्मेंद्र आनंद, जो बाद में दुनिया भर में देव आनंद के नाम से मशहूर हुआ। देव आनंद का असल नाम धर्मेंद्र आनंद था, जो 26 सितंबर 1923 को पंजाब के एक छोटे से कस्बे शकरगढ़ में पैदा हुए, जो आज के पाकिस्तान में है। उनके वालिद पशोरी लाल आनंद एक मशहूर वकील थे, जबकि माँ घरेलू खातून थी। घराने में कुल 7 भाई बहनें थीं। उन्हीं में से एक भाई बाद में बॉलीवुड के बड़े हिदायतकार चेतन आनंद बने और दूसरे भाई विजय आनंद भी बतौर हिदायतकार और अदाकार बड़ा नाम पैदा किया। बचपन में ही देव आनंद का किताबें पढ़ने, शायरी लिखने और मौसीकी सुनने का शौक़ था। वो निहायत खुश मिजाज, बातूनी और ख्वाब देखने वाले बच्चे थे। स्कूल में अक्सर ड्रामों में हिस्सा लेते और सबको अपनी एक्टिंग से हैरान कर देते। मैट्रिक के बाद देव आनंद ने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से अंग्रेज़ी अदब में ग्रेजुएशन किया। यहाँ उनकी शख्सियत मज़ीद निखरी। वो न सिर्फ अंग्रेज़ी नावल पढ़ने लगे बल्कि ख़ुद भी लिखने की कोशिश करते। उस ज़माने में उन पर हॉलीवुड फिल्मों का बड़ा असर था। ग्रेजुएशन के बाद उनके वालिद चाहते थे कि वो आला तालीम लेकर वकील या ब्यूरोक्रेट बने, मगर देव आनंद के दिल में तो एक ही ख्वाब था, मुंबई जाकर अदाकार बनने का। 1940 के दहाई के अवाइल में देव आनंद मुंबई आ गए। उस वक्त मुंबई ख्वाबों का शहर कहलाता था, जहां हर दूसरा नौजवान फिल्मों में किस्मत आजमाने आता था। मुंबई पहुंचने के बाद उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। वो कई दिनों तक दोस्तों के साथ छोटे कमरों में रहे, कभी सस्ती लॉरियों पर सोए, कभी भूखे प्यासे भी दिन गुजारे, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी। शुरू में उन्होंने एक क्लर्क की नौकरी की और कुछ दिनों तक एक अकाउंटेंट के तौर पर भी काम किया, मगर जल्द ही उन्हें फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाने की आदत पड़ गई। 1946 में किस्मत ने उन पर मेहरबानी की। प्रोड्यूसर बाबूराव पाई ने उन्हें फिल्म में एक अहम रोल दिया। अगरचे ये फिल्म कामयाब न हो सकी, लेकिन देव आनंद के अंदर स्मार्ट शख्सियत ने फिल्मी दुनिया के लिए एक बाकमाल शख्सियत साबित हुई। उसी दौरान उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई, जो उस वक्त के बड़े स्टार थे। अशोक कुमार ने देव आनंद को फिल्म में मौका देने का वादा किया और जल्द ही उन्होंने 1946 में देव आनंद को कास्ट करवाया। यहीं से उनका फिल्मी करियर शुरू हुआ। 1948 में फिल्म जिद्दी रिलीज हुई। उस फिल्म ने देव आनंद को रातों रात स्टार बना दिया। उनकी जोड़ी पहली बार कमाला कोटेश्वर के साथ बनी, लेकिन आगे जाकर वो अक्सर नरगिस, नलिनी, जीवंत, मधुबाला और फिर सबसे बढ़कर सुरैया के साथ नजर आने लगे। देव आनंद का स्टाइल मुनफरिद था। उनके तेज बोलने की आदत, स्मार्ट चेहरा, रुमानी मुस्कुराहट और तेज कदम चलने का अंदाज अलग पहचान बन गई। लोग कहते थे देव आनंद की कॉपी करना नामुमकिन है, वो अपनी मिसाल आप है। 1940 के दहाई के आखिर में देव आनंद की ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात गुलकारा और अदाकारा सुरैया से हुई। फिल्म विद्या 1948 में दोनों की जोड़ी बनी। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और जल्द ही एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। सुरैया उस वक्त की बड़ी स्टार थी। उनके पास दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ था, मगर वो देव आनंद से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी। दोनों की मोहब्बत पूरे फिल्मी हलके में मशहूर हो गई। कई फिल्मों में उनकी जोड़ी सुपरहिट हुई, जैसे जीत, सयार, ऑफिसर, दोस्ती वगैरह। देव आनंद ने सुरैया को शादी के लिए प्रपोज भी किया।
लेकिन सुरैया की नानी इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि देव आनंद हिंदू थे और सुरैया मुसलमान। मजहब की दीवार उन दोनों की मोहब्बत के बीच आ गई। बिलाखिर सुरैया ने अपनी नानी के दबाव में आकर देव आनंद से फासला इख्तियार कर लिया। देव आनंद की जिंदगी का सबसे बड़ा दिल टूटने का ये ऐसा पल था जहां लोग अक्सर बिखर जाते हैं, लेकिन देवानंद नहीं बिखरे, वो और मजबूत बने। सुरैया की जुदाई ने देवानंद को तोड़ने की बजाय और मजबूत बना दिया। उन्होंने अपने करियर पर और ज़्यादा तवज्जो देना शुरू किया। उसी दौरान उन्होंने अपने भाई चेतन आनंद और एक दोस्त राज कौशल के साथ मिलकर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन फिल्म्स की बुनियाद रखी। 1950 में नवकेतन ने अपनी पहली फिल्म ऑफिसर बनाई, जिसमें देवानंद हीरो थे और हिदायतकारी चेतन आनंद ने की। ये फिल्म आम रही, लेकिन आगे चलकर नवकेतन ने शानदार फिल्में दी, जैसे बाजी 1951, जिसने देवानंद को बॉलीवुड का पहला एंटी हीरो बना दिया। बाजी के बाद देवानंद की कामयाबियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं लिया। वो न सिर्फ रोमानी हीरो के तौर पर छा गए, बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए नए नए तजर्बात भी करने लगे। 1950 और 1960 की दहाई में उनकी दर्जनों फिल्में सुपर हिट हुई। काला पानी, पेइंग गेस्ट, CID, बाजार वगैरह। हर फिल्म ने देवानंद को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनका स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग सेंस और डायलॉग्स बोलने का अंदाज नौजवानों में इतना मकबूल था कि लोग उनकी हेयर स्टाइल काटते, उन जैसा कोट पहनते और उन जैसा चलने की कोशिश करते। 1965 में देवानंद ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन के तहत फिल्म गाइड बनाई। इस फिल्म के हिदायतकार उनके भाई विजय आनंद थे और हीरोइन थी वहीदा रहमान। फिल्म का स्क्रिप्ट मशहूर नॉवेल निगार RK नारायण के अंग्रेजी नॉवल पर मबनी था। इब्तिदा में सबको लगा ये फिल्म नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें एक ऐसी औरत की कहानी थी जो अपने शौहर को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। लेकिन फिल्म रिलीज होते ही सुपरहिट हो गई। गाइड ने देवानंद को बैनुल अक़वामी शोहरत दिलाई। उस फिल्म की मौसीकी, कहानी और परफॉर्मेंस आज भी क्लासिक समझी जाती है। यहाँ से देवानंद को एवरग्रीन हीरो कहा जाने लगा। 1970 की दहाई में देवानंद ने महसूस किया कि फिल्मों से बाहर भी उनकी मकबूलियत बेमिसाल है। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज की, तो देवानंद खुलकर उसके खिलाफ बोले। उन्होंने एक नई सियासी पार्टी बनाने की कोशिश की और फिल्मी दुनिया के कई बड़े नाम जैसे शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन वगैरह को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये सियासी तजर्बा नाकाम रहा। अवाम ने देवानंद को हमेशा फिल्मी हीरो के तौर पर ही देखा, सियासतदान के तौर पर नहीं। 1970-1980 की दहाई में देवानंद ने कई फिल्में बनाई। वो हमेशा नए मौजूआत पर फिल्म बनाने के लिए मशहूर रहे। 1967 बैनुल अक़वामी लोकेशंस पर शूट की गई पहली भारतीय फिल्मों में से एक जौल थीप थी। हरे रामा हरे कृष्णा 1971 हैप्पी कल्चर और ड्रग एडिक्शन पर मबनी फिल्म, जिसमें उन्होंने जीनत अमान को मुतारफ करवाया। जीनत अमान एकदम स्टार बन गई। चपोरा कल्चर, 70 की दहाई के यूथ इश्यूज, बैनुल अक़वामी शूटिंग, ये सब देवानंद के क्रेडिट पर किया गया। हर नई फिल्म में वो नई हीरोइन लाते। उन पर मशहूर था कि देवानंद कभी बूढ़े नहीं होते, क्योंकि वो हमेशा नए जनरेशन के साथ काम करते थे। सुरैया के बाद देवानंद ने शादी की, जिनसे उनकी फैमिली आगे बढ़ी, लेकिन फिल्मी दुनिया में उनके कई नाम जुड़े। कहा जाता है वो जीनत अमान को पसंद करने लगे थे और उन पर फिल्म भी बनाई, लेकिन जीनत ने कभी खुलकर इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। देवानंद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में हमेशा अकेले रहे। वो कहते थे उनकी असल मोहब्बत सिनेमा है। 1980 के बाद देवानंद की फिल्में वो कमाल न दिखा सकी जो 50 और 60 की दहाई में था। उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर 2-3 साल बाद नई फिल्म लेकर आते। कई नाक़िदीन ने उन पर तनकीद की कि वो अपनी उम्र के हिसाब से किरदार नहीं करते, लेकिन देवानंद कहते थे मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा, जब तक सांस है तब तक काम करता रहूँगा। देवानंद अंग्रेज़ी अदब के तालिबे इल्म थे, इसलिए वो हमेशा फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलते। उनके दोस्त कहते थे कि वो 1 घंटा बगैर रुके बात कर सकते हैं,
लंदन, अमेरिका और यूरोप में भी उनके मद्दाह थे। उन्होंने कई बार हॉलीवुड में भी कदम रखने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। उसके बावजूद हिंदुस्तानी सिनेमा में उनका मुकाम लेजेंड के तौर पर हमेशा के लिए मुस्तहकम हो गया। देव आनंद आखिरी वक्त तक फिल्मों में मसरूफ़ रहे। 2011 में भी वो नई फिल्म की प्लानिंग कर रहे थे। उसी दौरान वो लंदन गए थे, जहां 3 दिसंबर 2011 को 88 साल की उम्र में हार्ट अटैक के बाइस उनका इंतकाल हो गया। उनकी मौत की खबर आते ही पूरे हिंदुस्तान में गम की लहर दौड़ गई। लोग कहने लगे, देव आनंद तो कभी बुरे नहीं हुए, वो तो हमेशा मुस्कुराते हीरो के रूप में याद रहेंगे। देव आनंद अपने पीछे सैकड़ों फिल्में छोड़ गए। उन्होंने दर्जनों नए स्टार्स को मुतारफ़ करवाया, जैसे जीनत अमान, मुमताज़, जैकी श्रॉफ, तब्बू वगैरह। उनकी प्रोडक्शन कंपनी नवकेतन आज भी उनका नाम जिंदा रखे हुई है। उनका स्टाइल, उनकी रोमानी मुस्कुराहट और उनका जुमला आज भी मशहूर है, मैं कभी नहीं मरूंगा, लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे। देव आनंद की ज़िंदगी एक आम बच्चे से लेकर एवरग्रीन हीरो बनने तक का सफ़र है। उन्होंने मोहब्बत में नाकामी देखी, सियासत में नाकामी देखी, लेकिन फिल्मों में वो हमेशा फाते रहे। उनकी शख्सियत आज भी नई नस्ल को ये सबक देती है कि अगर ख्वाब बड़े हो और हौसला मजबूत हो तो इंसान कभी हारता नहीं। दोस्तों, एवरग्रीन देव आनंद की ये बायोग्राफी, मुख्तसर बायोग्राफी आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।